तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस गहराई भरे विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम देश के आधिकारिक नाम को लेकर अचानक छिड़ी उस तीखी बहस को समझने वाले हैं जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हमारा फोकस पूरी तरह से तथ्यों पर रहेगा। आखिर इंडिया बनाम भारत का ये मुद्दा रातों रात पूरे देश में आग की तरह कैसे फैल गया? जरा सोचिए, आज़ादी के 70 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद अचानक से देश के नाम ने सोशल मीडिया को दो हिस्सों में क्यों बांट दिया है? हर न्यूज़ चैनल और अखबार की हेडलाइन बस यही क्यों है? इस विवाद के पीछे की असली वजह क्या है, ये जानना सच में बहुत दिलचस्प है। आज हम जिन मुख्य बिंदुओं की परतें खोलेंगे वे हैं नाम बदलने का विवाद, हमारा संविधान इस पर क्या कहता है, ग्लोबल लेवल पर नामकरण के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, इन नामों की असल उत्पत्ति कहां से हुई, इसके पीछे के राजनीतिक कारण क्या हैं और क्या ये महज ध्यान भटकाने की कोई रणनीति है। तो सबसे पहले बात करते हैं नाम बदलने के इस ताज़ा विवाद की। आखिर ये चिंगारी भड़की कहां से? हुआ ये कि 5 सितंबर को टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट सामने आई। उसमें दावा किया गया कि सरकार संसद में देश का नाम बदलने के लिए एक प्रस्ताव ला सकती है। मतलब नाम इंडिया से हटाकर पूरी तरह से भारत किया जा सकता है। बस फिर क्या था, राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। हरनाथ सिंह यादव जैसे नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि इंडिया शब्द अंग्रेजों की दी हुई एक गाली है। हालांकि बाद में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन सब बातों को कोरी अफवाह बताया, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था और ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय बहस बन गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारा सबसे बुनियादी दस्तावेज यानी हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है। हमारे संविधान निर्माताओं का नजरिया देखना यहाँ वाकई बहुत दिलचस्प है। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर इन दोनों ही नामों का इस्तेमाल किया है। अगर आप अंग्रेजी वर्जन का पहला ही अनुच्छेद देखें तो उसमें साफ लिखा है इंडिया, दैट इज भारत। और अगर हम इसका हिंदी वर्जन देखते हैं तो उसकी पहली ही लाइन कहती है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यानी जब भी नाम अंग्रेजी में लिखा गया इंडिया इस्तेमाल हुआ और हिंदी या देवनागरी में भारत। यहां तक कि हमारे पासपोर्ट पर भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया और भारत गणराज्य दोनों पूरे गर्व के साथ छपे होते हैं। और तो और अगर हम संविधान की पूरी बुकलेट पर नजर डालें तो इंडिया या इंडियन शब्द 900 से भी ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ है। देश के जो सबसे प्रतिष्ठित और कोर संस्थान हैं वो भी इसी नाम का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमें चांद पर पहुंचाने वाला इसरो हो, हमारा रिजर्व बैंक आरबीआई हो या फिर हमारी बहादुर थल सेना, नौसेना और वायुसेना हो। सबके नाम में इंडिया या इंडियन गर्व से जुड़ा है। ये नाम दशकों से हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा रहा है। चलिए अब बात करते हैं वैश्विक नामकरण मानकों की। दुनिया भर में देशों के नामों को लेकर क्या नियम चलते हैं? देखिए, अलग अलग भाषाओं में किसी देश के अलग अलग नाम होना पूरी दुनिया में बहुत ही आम बात है। ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। उदाहरण के लिए पूरी दुनिया चीन को अंग्रेजी में चाइना कहती है, लेकिन खुद चीनी लोग अपनी भाषा में अपने देश को जोंगवो बुलाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जापान को जापानी में निपिन और जर्मनी को जर्मन में डॉयचलैंड कहा जाता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई जर्मन नेता अंग्रेजी में भाषण देते हुए अचानक रिपब्लिक ऑफ डॉयचलैंड कहने लगे तो लोगों को कितना कंफ्यूजन होगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के उस रिपब्लिक ऑफ भारत वाले ट्वीट को भी इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है, जहां भाषाओं को ऐसे मिक्स करने से सिर्फ भ्रम पैदा होता है, कोई श्रेष्ठता साबित नहीं होती। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर। यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि राजनीतिक बयानबाजी से परे इन शब्दों की असली उत्पत्ति यानी ओरिजिन कहां से हुआ है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इंडिया शब्द अंग्रेजों के यहाँ आने से हजारों साल पहले ही बन चुका था। जी हाँ, हजारों साल पहले। पुरानी फारसी भाषा में हमारी सिंधु नदी का उच्चारण हिंदू किया जाता था। करीब 1200 ईसा पूर्व में पारसियों ने इसे हप्ता हिंदू कहा। फिर जब यूनानी यानी ग्रीक्स इस इलाके में आए तो उनकी भाषा में एच का साउंड ही नहीं था, इसलिए हिंदू से एच हट गया और ये बन गया इंडस। मशहूर ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने भी अपनी राइटिंग्स में इंडिया और इंडियन शब्द का भरपूर इस्तेमाल किया है। तो ये एक पूरी तरह से निष्पक्ष ऐतिहासिक फैक्ट है कि इंडिया नाम हमारी अपनी सिंधु नदी से ही निकला है। ये जो सोर्स है ना, ये वीरेंद्र सहवाग जैसी मशहूर हस्तियों के विदेशी उत्पत्ति वाले तर्क का बहुत ही सटीक मूल्यांकन करता है।
अगर कोई ये कहता है कि इंडिया नाम को इसलिए हटा देना चाहिए क्योंकि ये बाहर से आए लोगों ने दिया है, तो जरा सोचिए, इस लॉजिक के हिसाब से तो हिंदू और हिंदुस्तान शब्द भी खारिज हो जाने चाहिए, क्योंकि ये भी तो पारसियों ने ही दिए थे। और अगर विदेशी होना ही इकलौता पैमाना है, तो फिर अंग्रेजों का लाया हुआ क्रिकेट या जो बिजनेस सूट हम पहनते हैं, उन सबका भी तो बहिष्कार होना चाहिए ना। सच्चाई तो ये है कि इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, ये तीनों ही इस देश की मिट्टी और इसके गहरे इतिहास से जुड़े हुए नाम हैं। अब चलते हैं राजनीति की तरफ। आखिर इस पूरी बहस के पीछे के राजनीतिक कारण क्या हैं और अभी ही ये मुद्दा क्यों उठा? सत्ताधारी पार्टी के पुराने और आज के रुख के बीच का अंतर एकदम साफ नजर आता है। याद कीजिए, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और खेलो इंडिया जैसी बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ इसी इंडिया नाम का कितना जोरदार समर्थन किया गया था। यहां तक कि 2016 और 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट में इंडिया नाम हटाने के लिए जनहित याचिकाएं डाली गईं, तो खुद इसी सरकार ने उनका डटकर विरोध किया था। उस वक्त चीफ जस्टिस ने भी साफ कहा था कि इंडिया और भारत दोनों नाम संविधान में पूरी तरह मान्य हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम INDIA रख लिया। इसके तुरंत बाद ही पीएम मोदी ने इंडिया शब्द को ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ दिया और राजनाथ सिंह ने इसे एक खतरनाक नाम बता दिया। सोर्स के मुताबिक ये पूरा बदलाव सीधे तौर पर इन्हीं नए राजनीतिक घटनाक्रमों से जुड़ा हुआ लगता है। और अंत में हम आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर। क्या यह महज एक ध्यान भटकाने की रणनीति हो सकती है? आइए देखते हैं सोर्स इस बारे में क्या कहता है। सोर्स का यह एनालिसिस एक बहुत ही गहरी थ्योरी की तरफ इशारा करता है। थ्योरी ये है कि इंडिया बनाम भारत की ये अचानक उठी भारी भरकम बहस असल में एक स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। क्योंकि जरा टाइमिंग पर गौर कीजिए। ठीक उसी वक्त जब ये विवाद शुरू हुआ, गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स में अडानी ग्रुप को लेकर कुछ बहुत ही विस्फोटक रिपोर्ट छपी थीं। आरोप थे कि विनोद अडानी के ताइवानी और यूएई के लोगों के साथ संदिग्ध लिंक हैं और सीक्रेट शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों का अवैध निवेश किया गया है। इसके अलावा रेगुलेटरी एजेंसी सेबी पर भी गंभीर सवाल उठ रहे थे। सेबी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी में अडानी परिवार के ही एक रिश्तेदार शामिल थे, जिससे हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सीधा आरोप लगा। साथ ही पूर्व सेबी अध्यक्ष का एनडीटीवी के चेयरमैन पद पर नियुक्त होना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पीएम के विदेशी दौरों पर विपक्ष के तीखे सवाल, ये सब बहुत बड़े और गंभीर मुद्दे थे। सोर्स का मानना है कि जब ऐसे बड़े खुलासे हो रहे हों, तो एक बड़े भावनात्मक मुद्दे का शोर मचाकर असली सवालों को आसानी से दबाया जा सकता है। तो अब ये विचार उत्तेजक सवाल हम सब के सामने आकर खड़ा हो जाता है। देखिए, किसी भी देश का नाम जाहिर तौर पर एक बेहद भावनात्मक मुद्दा होता है, ये हमारी पहचान है। लेकिन इसके साथ ही ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि इन ट्रेंडिंग न्यूज़ साइकिल्स की सतह के नीचे आखिर खेल क्या चल रहा है। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण से आपको इस पूरे विवाद को एकदम निष्पक्ष और तथ्यों के चश्मे से देखने में मदद मिली होगी। सोचने वाली बात बस इतनी है कि जब भी कोई नया, बड़ा और जज्बाती विवाद अचानक से खड़ा हो जाए, तो हमेशा खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, आखिर ऐसा अभी क्यों हो रहा है।